नमस्कार प्यारे भाइयों एवं बहनों, तुभ्यम की टू सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं राहुल श्रीवास्तव इंडियन पॉलिटी की क्लासेस आपकी ले रहा हूं और पहला चैप्टर संवैधानिक विकास का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने 1919 के भारत शासन अधिनियम यानी मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार की चर्चा की थी। अब आज हमें 1935 के भारत शासन अधिनियम का अध्ययन करना है, लेकिन उसके पहले थोड़ी हम उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी हासिल कर लें कि भारत की तत्कालीन परिस्थितियां क्या थीं, उसके अनुसार क्या परिवर्तन हुए। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम बना था उसमें एक प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत में जो संवैधानिक प्रगति हुई है, किस तरीके से शासन और सत्ता में परिवर्तन आया है, सुधारों की कितनी और गुंजाइश है, क्या और हम आगे बढ़ सकते हैं, इन सारे मुद्दों पर एक अवलोकन करने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष पर समिति का गठन किया जाएगा। और ये निश्चित हुआ, लेकिन तत्कालीन जो परिस्थितियां थी भारत की कि भारतीयों में अब स्वतंत्रता की मांग उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी और गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश हो चुका था। 1920 का असहयोग आंदोलन व्यापक स्वरूप में सामने आया था। इसके बाद 1930 में कई चरणों में 3 चरणों में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चला था, जो बहुत प्रभावशाली साबित हुआ था। यानी कुल मिला के भारत में जो परिदृश्य उपस्थित हो रहा था वो कहीं न कहीं ब्रिटिश हुकूमत को एक चेतावनी थी कि भारतीयों की मांगें अगर स्वीकार नहीं की गई तो उनके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। ये दबाव था और जो मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया था अंग्रेजों ने, वो पूरी तरीके से असफल साबित हो गया। तो इन सारी स्थितियों और दबावों में जो 10 वर्ष की अवधि थी उसको और घटा के 1927 में ही, यानी 8 वर्ष बाद ही, यानी 2 वर्ष पूर्व ही आयोग का गठन अंग्रेजों द्वारा किया गया संवैधानिक प्रगति की जांच के लिए और आने वाले सुधारों की एक रूपरेखा तय करने के लिए। तो अंग्रेजों ने साइमन कमीशन का गठन किया। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। ये साइमन कमीशन जो बना उसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज थे, उसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। अब सवाल ये था कि भारतीय चूंकि मुखर हो चुके थे, अपने अधिकारों के प्रति सचेत और जागरूक हो चुके थे, वो समझते थे कि स्वतंत्रता के मायने क्या हैं और भारत की तरक्की और विकास तब तक संभव नहीं है जब तक भारत के लोग पूरी तरह से आज़ादी हासिल न कर लें। तो अब ऐसी स्थिति में भारतीयों को किसी भी भारत के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेने जा रही है ब्रिटिश हुकूमत और भारतीयों से कोई राय मशवरा ही न हो, तो ये कहाँ तक उचित था। तो ये जो जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो साइमन आयोग का गठन किया गया, दरअसल उसका ज़्यादातर भारतीय राजनीतिक दलों ने विरोध किया। जो उस समय के सबसे प्रमुख दल थे, चाहे वो भारतीय कांग्रेस हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे हिंदू महासभा हो, इन सब ने जो है साइमन आयोग का विरोध किया और इसे श्वेत आयोग की संज्ञा दी। श्वेत मतलब सफ़ेद, चूँकि अंग्रेज ही थे इसके सदस्य, इसलिए इसे श्वेत आयोग का नाम दिया गया और इसका भारत में व्यापक स्तर पर विरोध करना सुनिश्चित किया गया। 1927 के कांग्रेस अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एम एन अंसारी साहब ने किया था, उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस जो है वो पूर्ण रूप से साइमन आयोग का विरोध करेगी। और 3 फरवरी 1928 को जब भारत पहुंचा साइमन आयोग, तो संपूर्ण भारत में जहाँ जहाँ आयोग गया और जहाँ नहीं भी गया, हर जगह साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। अगर थोड़ा सा भी इतिहास का आपको ज्ञान हो तो आपको ये भी पता होगा
कि लाला लाजपत राय साइमन आयोग का विरोध करते हुए लाठीचार्ज जो हुई अंग्रेज़ों के द्वारा उसमें घायल हुए और अंततः उनके प्राण प्रखेरु उड़ गए, जिसके फलस्वरूप एक दूसरे चरण का क्रांतिकारी आतंकवाद पंजाब और उत्तर भारत में पनपा। इसका नेतृत्व भगत सिंह और आज़ाद जैसे लोगों ने किया। तो कुल मिला के भारत में साइमन आयोग का पूर्ण रूप से विरोध किया गया और इसका स्वरूप भी बहुत व्यापक था। तो उस समय के जो भारत सचिव थे बर्किनहेड साहब, उनको ये बड़ा नागवार लगा। उन्होंने भारतीयों के सामने एक चुनौती रखी कि आप ही कोई ऐसा संविधान बनाओ जिससे भारत के सभी राजनीतिक दल और सभी वर्ग संतुष्ट हों। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक नेहरू कमीशन का गठन किया गया, जिसमें 10 सदस्य थे और नेहरू आयोग ने एक संविधान का मसौदा तैयार करके ब्रिटिश हुकूमत को सौंपा, जिसमें तमाम तथ्य थे जो इतिहास का अध्ययन का विषय वस्तु है। हम पढ़ेंगे उसको इतिहास का अध्ययन करते वक्त। तो जो नेहरू कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, स्वाभाविक था कि जिन्ना उससे संतुष्ट नहीं होने थे और न हुए। जिन्ना उससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने जिन्ना ने अलग से अपनी 14 सूत्री मांग रखी। तो इस प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत ने देखा कि विरोध के स्वर बहुत मुखर हो रहे हैं, कोई एक मसला तय नहीं हो पा रहा है। तो इस सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए ब्रिटेन में 1930, 1931 और 1932 इन 3 वर्षों में लगातार 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए, गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। एक क्वेश्चन भी जो आप बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो ये गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारत के तमाम राजनीतिक दलों के लोगों को ये तय करने के लिए कि जो आगे आने वाला अधिनियम है उसमें क्या प्रावधान होंगे, भारत की प्रगति कैसे सुनिश्चित हो, इन सारी बातों को रखने के लिए ये गोलमेज आयोजन किया गया सम्मेलन का। लेकिन ये सफल नहीं रहा। ये भी फिर 1935 के अधिनियम को अंतिम रूप देने के लिए श्वेत पत्र के माध्यम से इस अधिनियम की एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई और अंततः फिर 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। तो मित्रों, मैंने इस 1935 के भारत शासन अधिनियम की पृष्ठभूमि कही, जिसमें एक अंग्रेज़ों के ऊपर दबाव था कि अब वो स्वतंत्रता और स्वशासन तो नहीं दे रहे थे, लेकिन कम से कम भारतीयों की सत्ता में हिस्सेदारी बहुत व्यापक स्वरूप में आगे बढ़ावें, जिससे भारतीयों को संतुष्ट किया जा सके। और इसी क्रम में जो उन्होंने किया उससे परिलक्षित होता है कि दरअसल वो चाहते थे कि भारतीयों को हम किसी भी तरीके से कन्विंस कर ले जाएं। तो इस प्रकार जो है 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट से अनुमति मिलने के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 पारित कर दिया गया। तो आज हमारे अध्ययन का जो प्रमुख पड़ाव है, या कह लीजिए कि शुरुआत है हमारी, वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब इसके प्रावधानों की चर्चा हमको करनी है कि इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए। तो पहला पॉइंट जो है कि कौन कौन से प्रावधान किए गए, सबसे प्रमुख पॉइंट जो है मैं हमारे लिए वो ये है कि भारत में एक संघ की स्थापना का प्रयास किया गया, लेकिन
यह असफल रहा, लेकिन यह असफल रहा। अब थोड़ी चर्चा इस पर हो जाए कि क्या संघ और क्या असफल। दरअसल जब 11 प्रांतों में भारत अंग्रेजों ने विभाजित करके भारत का शासन चलाना शुरू किया था, मैं 1919 के बाद की बात कर रहा हूँ, तो इस प्रकार से जो 11 प्रांतों में सरकारें थीं उनको लेकर के भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में छोटे और बड़े दोनों तरह के जो है रजवाड़े थे, जहाँ पर राजाओं का शासन चल रहा था, जिनको हम देसी रियासतें कहते थे उनको। और जैसे आज आप देखते हो यूनियन टेरिटरी, यूटी देखते हो आप, केंद्र शासित प्रदेश, तो वो भी चीफ कमिश्नर के क्षेत्र थे। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि इसको हम एक इकाई का स्वरूप देते हुए संघ की स्थापना करें, जिसकी 3 इकाइयाँ होनी थीं। एक तो ब्रिटिश प्रांत, जहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन चला था, 11 प्रांत। दूसरा जो है देसी रियासतें, और तीसरा मुख्य आयुक्त के प्रांत, चीफ कमिश्नर के क्षेत्र। इन तीनों को मिलाकर संघ की स्थापना का प्रयास किया गया। लेकिन इसमें यह भी प्रावधान रखा गया था कि जो देसी रियासतें इसमें शामिल होना नहीं चाहती हैं वो इसमें शामिल न हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और कोई भी राजा जो अपना स्वतंत्र शासन चला रहा हो वो क्यों चाहेगा कि वो किसी के अधीन हो जाए। तो स्वाभाविक तौर पर देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, और जब उन्होंने शामिल होने से मना कर दिया तो उसका परिणाम ये हुआ कि ये संघ अस्तित्व में नहीं आ पाया। तो वही चीज़ कही गई कि प्रयास तो किया गया लेकिन ये असफल रहा। दूसरा क्या किया गया, 1919 के भारत शासन अधिनियम में आपने पढ़ा था कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो अब क्या किया गया, चूंकि भारतीयों की मांग बढ़ती जा रही थी तो क्या किया गया, प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया तथा उन्हें पूर्ण स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता, स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, प्रदान कर दी गई। तो क्या किया गया, हाँ, प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। अब आपके दिमाग में एक बात और आएगी कि द्वैध शासन क्या था, तो आप पिछला जो वीडियो था उसको आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि द्वैध शासन क्या था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, तो उसमें आपने एक डायग्राम बनाया था जिसमें कानून बनाने के विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें एक तो ये था कि प्रांतीय विषय, फिर केंद्रीय विषय। प्रांतीय विषयों को पुनः से 2 भागों में बांट दिया गया था, अंतरित या हस्तांतरित। तो वही किया गया कि जो प्रांतीय सरकार जो थी भारतीयों द्वारा बनाई गई उनको बहुत कम महत्व के विषय दिए गए थे शासन चलाने के लिए। अब क्या किया गया, जो भारतीयों का शासन प्रांतों में चल रहा था उसे कह दिया गया कि अब सारे विषय उसके अधीन रहेंगे। यानी गवर्नर की जो कार्यकारी परिषद थी, जो गवर्नर अपने मंत्रियों की सहायता से, एक तरफ तो प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा जो मंत्रिमंडल गठित होता था उसको वो गवर्नर अपने उससे चलाता था, और दूसरी तरफ जो उसका अपना केंद्रीय मंत्रिमंडल था उसके माध्यम से वो शासन चलाता था। तो इसमें क्या किया गया कि गवर्नर का जो एक छत्र राज था, जो अपने मंत्रियों को नियुक्त करके वो चलाता था शासन, उसको उसके अधिकार, गवर्नर के अधिकार सीमित करके पावर का ट्रांसफर दिया गया प्रांतीय सरकारों को। इसका मतलब ये नहीं था कि गवर्नर के अधिकार छीन लिए गए, मतलब ये था कि जो एक पूरा अधिकार था द्वैध शासन के अंतर्गत कुछ विषयों पर जो महत्वपूर्ण विषय थे वो भी पूरा ट्रांसफर कर दिया गया प्रांतीय सरकारों को। तो प्रांतों में जो प्रांतीय सरकारें थी उनको सभी प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। एक तरीके से उन्हें शासन चलाने की आज़ादी दे दी गई। इसीलिए कहा गया
कि उन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। और क्या किया गया? और ये किया गया, अगला पॉइंट, कि केंद्र में द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो केंद्र में द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल के भी अधिकार यहां पर क्या किए गए। केंद्र में आपने देखा था कि 1919 में सारे विषयों पर विधि बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को था। यहां पर जो केंद्रीय विधानमंडल थे उनको अधिकार सौंपा गया, यानी कि गवर्नर जनरल के भी अधिकारों का विभाजन किया गया। अंग्रेज दिखाना चाहते थे कि हम भारतीयों को शासन और सत्ता में पूरी तरीके से शामिल कर रहे हैं, जिससे कि भारतीयों का आक्रोश कम हो सके, जो आंदोलनरत थे उसमें भी उसे मध्यम किया जा सके उसकी आंच को। ठीक है ना? तो इस तरीके से केंद्र में द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया। और क्या किया गया? नेक्स्ट, अगला पॉइंट, एक संघीय न्यायालय, यानी कि संघ बनाने जा रहे थे तो संघीय न्यायालय मतलब एक सुप्रीम कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करने का प्रावधान कर दिया गया कि चूंकि हम संघ बनाने जा रहे हैं तो एक संघीय न्यायालय हो, एक सुप्रीम कोर्ट हो। जब हम संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक प्रमुख तत्व होता है कि उसमें एक सुप्रीम कोर्ट भी होना चाहिए। हम इसको पढ़ेंगे आर्टिकल 1 में। ठीक है, तो एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। उसके अलावा क्या किया गया? वर्मा, आज आपका पूर्वोत्तर का पड़ोसी देश जो म्यांमार के नाम से जाना जाता है, पहले वो बर्मा के नाम से जाना जाता था। तो बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। पृथक मतलब अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। ठीक है, पृथक कर दिया गया, बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया। मान लिया गया कि बर्मा भी एक अलग स्वतंत्र इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट, और क्या किया गया? एक रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। एक रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। अच्छा, इसमें संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो एस्टैब्लिश हुआ, उसके मान लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बनावे और उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछ दे तो उसको आप बता देना। मॉरिस स्क्वेयर प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मॉरिस स्क्वेयर। तो आज जो भारत में रिजर्व बैंक काम कर रहा है वो 1935 के प्रावधानों के अनुसार ही गठित किया गया था। तो अब हम इसके अगले बिंदु की चर्चा कर लें। तो अगला बिंदु जो है वो है कि 11 प्रांतों में विधान मंडल का गठन किया गया। विधानमंडल का गठन किया गया। ठीक है, और इनमें से
इनमें से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। दो सदन वाले विधानमंडल की स्थापना की गई। आज भी भारत में केवल और केवल 6 राज्यों में ही द्विसदनीय विधानमंडल हैं। तो ये 6 प्रांत कौन से थे ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जहां द्विसदनीय विधानमंडल सबसे पहले स्थापित किया गया? वो था असम, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बम्बई। ठीक है ना। 2 नए प्रांत बनाए गए, ठीक, उड़ीसा और सिंध। ठीक है ना। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि 2 नए प्रांत उड़ीसा एवं सिंध का भी गठन किया गया। ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि विधि बनाने के विषयों को यानी कानून बनाने के विषयों को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? केंद्रीय विषय, पहला है केंद्रीय विषय, दूसरा प्रांतीय विषय, और तीसरा है समवर्ती सूची। आज जान रहे हो आप कि आज भी ऐसा ही है। 3 भागों में विधि बनाने के विषयों को बांटा गया है। केंद्रीय, जिसको हम संघ सूची कहते हैं, प्रांतीय, जिसको हम राज्य सूची कहते हैं, और समवर्ती सूची। तो केंद्रीय विषयों पर गवर्नर जनरल और विधानमंडल मिलकर कानून बनाते थे, प्रांतीय विषयों पर प्रांत का विधानमंडल कानून बनाता था, और समवर्ती पर दोनों बना सकते थे। ठीक। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी जो इन सूचियों में जिन कानूनों का जिक्र नहीं किया गया था उन्हें आज भी अवशिष्ट शक्तियों के नाम से जानते हैं, उस वक्त भी। तो अवशिष्ट शक्तियों पर विधि बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को था। विधि बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को था। तो हम लोगों ने ये पढ़ा और देख रहे हैं आप कि ज़्यादातर चीज़ें आज भी आपको वैसे ही दिखाई दे रही हैं। ठीक है ना। तो ये तो प्रावधान थे। पहला प्रावधान हम लोगों ने क्या लिखा था कि भारत में एक संघ की स्थापना का प्रयास किया गया लेकिन वो असफल रहा। दूसरा कि प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और उन्हें पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई। तीसरा, केंद्र में द्वैत शासन स्थापित कर दिया गया। चौथा, बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया। फिर एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। फिर एक जो है रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके अलावा 11 राज्यों में विधानमंडलों की स्थापना की गई, विधानसभाएं बनाई गई। 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल बनाए गए। उसके अलावा उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए। इसके अलावा कानून बनाने के विषयों को 3 भागों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और तीसरा, और जो बच जाता था उसे अवशिष्ट शक्तियाँ, जिस पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। अब मैं थोड़ी सी इस 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताओं की थोड़ी सी चर्चा कर लूँ, 1-2 पॉइंट। ठीक है ना।
प्रावधानों की चर्चा हो गई। इसके अलावा उसके बैकग्राउंड की चर्चा हम लोगों ने कर लिया कि उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी जिनका प्रभाव इस अधिनियम पर पड़ा था। और अब हम चर्चा करेंगे कि 1935 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो प्रमुख विशेषता ये थी कि ये उस वक्त का सबसे बड़ा संविधान था। इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां एवं 14 भाग थे। ठीक है। इसके अलावा यह एक जटिल दस्तावेज था। प्रशासन के प्रावधानों को इतना जटिल बनाया गया था कि बड़ा मुश्किल होता था। यह एक जटिल दस्तावेज था। नेक्स्ट, इसके ज़्यादातर प्रावधानों को भारतीय संविधान में एज इट इज़, भारतीय संविधान में एज इट इज़ यानी हूबहू शामिल कर लिया गया, शामिल कर लिया गया और इसी कारण इसे भारतीय संविधान की आधारशिला कहते हैं। सुपर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रश्न कई बार पूछा है, पूछता रहता है, पूछेगा, ये याद रहे, आधारशिला कहते हैं। यानी सबसे ज़्यादा यहीं से हमने लिया है। इसको दूसरे रूप में पूछता है कि निम्न में से कहाँ से हमने सबसे ज़्यादा भारत के संविधान में कहाँ से ज़्यादा तथ्यों को डाला है, तो वो 1935 का भारत शासन अधिनियम अंग्रेज़ों ने जो बनाया था। तो ये विशेषताएं थी कि यह उस वक्त का सबसे लंबा संविधान था। यह एक जटिल दस्तावेज था। इसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ और 14 भाग थे। इसके ज़्यादातर प्रावधानों को हूबहू हम लोगों ने एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया भारत के आज़ाद भारत के संविधान में। इसी कारण इसे भारतीय संविधान की आधारशिला भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी तैयारी आगे बढ़ रही होगी। PCS, VEO, RO, तमाम परीक्षाएं आने वाली हैं और आप लगे रहिए। एक दिवसीय परीक्षाओं की गंभीर तैयारी करने वालों के लिए भी ये वीडियो उतना ही मदद करेगा जितना बाकी लोगों को। तो आप, क्योंकि अब प्रश्नों की जटिलता बढ़ती जा रही है, तो आपका अध्ययन भी गंभीर होना चाहिए। तो आप सभी इसको देखें, लाभ लें, मित्रों तक पहुंचाएं, शेयर करें, अधिक से अधिक रिमार्क करें, थोड़ा सा हमारा आत्मबल बढ़ाएं। और देखिए 17 दिन से आप कह सकते हैं कि एक तरीके से लॉकडाउन झेल रहा हूँ। एक दिन हटाया गया, फिर लॉकडाउन शुरू हो गया। तो हम लोग विषम परिस्थितियों में हैं। खासकर हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन है। तो इसलिए आप हम लोगों की मनोदशा और स्थिति को समझेंगे और जुड़े रहेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको एक गंभीर और आपके लक्ष्य तक पहुंचाने वाला अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करें। धन्यवाद।